पहली मार्केट अपडेट की ही बात कर लेते हैं। तो मार्केट कल तो नीचे में थी। आज भी अगर बात करते हैं तो हमारा मेन जो इंडेक्स है निफ्टी डाउन ही था और सेंसेक्स भी डाउन था। लार्ज कैप मतलब डाउन ही था और जो माइक्रो कैप है वो फ्लैट था ऑलमोस्ट। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से पॉजिटिव्स में थे। तो ओवरऑल अगर ब्रॉडर मार्केट के व्यू से हम देखें तो मार्केट हमारा आज फ्लैट था। कोई बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई नहीं है किसी भी सेगमेंट में मार्केट के, लार्ज मिड स्मॉल मार्केट कहीं भी, सब फ्लैट एक तरीके से हम मान सकते हैं। बड़ी न्यूज़ जो निकल के आई है यहाँ पे वो ट्रेड डील को लेके आई है। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है एक तरीके से काउंटडाउन चल रही है यहाँ पे और एनडीटीवी की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आई है कि यहाँ पे 48 आवर्स का मतलब कहने का समझो अभी की अगर हम बात करते हैं, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो अगले शाम तक हो सकता है, कल मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो हमारे पास ट्रेड जो पैक्ट है इंडिया और अमेरिका के बीच में वो साइन हो जाने की खबर है। कंप्लीट होने की नहीं, एक्चुअली में साइन हो जाने की खबर है। तो 48 घंटों में ट्रेड डील है वो साइन हो जाएगी, ऐसा बहुत ही मतलब ट्रस्टफुल सोर्स से ये न्यूज़ आया है। अब यहाँ पे ये जो डील हो रही है उसमें तीन चीजों पे बहुत ज्यादा बात अटकी हुई थी जिसको इस पैक्ट से बाहर कर दिया गया है। अभी ये एक तरीके से इंटरिम डील की तरह की गई है ताकि जो डेडलाइन है टैरिफ का उसके बाद एक्स्ट्रा जो टैरिफ है रेसिप्रोकल का उसका अफेक्ट नहीं हो, जितना हो सके टैरिफ बैरियर कम रह सके, इसलिए एक इंटरिम डील समझौता टाइप का यहाँ पे कर लिया गया है, जैसे अंडरस्टैंडिंग दूसरे कंट्रीज के साथ की गई है। और यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको इस डील से बाहर रखा गया है क्योंकि इंडिया के अंदर भाई बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है तो इसलिए एक प्लस पॉइंट की तरह इंडिया के लिए है और एक मजबूत सेक्टर है इंडिया के लिए, तो इसको संभाल के डील करना इस सेक्टर के लिए जरूरी है। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी इससे बाहर रखा गया है इस डील से क्योंकि अगेन एग्रीकल्चर बहुत इंडिया डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे एंड एक बड़ा सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावर होता है उसको संभाल के यूज करना होता है, तो इसलिए इसको भी बाहर रखा गया। और तीसरा जीएम क्रॉप्स जो हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनको भी इस पैक्ट से डील से बाहर रखा गया है। तो ये तीन जो सेक्टर्स हैं उनको उनके ऊपर इस डील के अंदर कुछ भी चीजें नहीं की गई है, उनको बाहर रखा गया है। बाकी काफी सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर और उनके जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनको कम करने की बात की गई है। तो अगर कल शाम तक ये न्यूज आ जाती है मतलब बंद रहेगा मार्केट मतलब बंद ही रहेगा ना मार्केट नेक्स्ट डे, तो ये चीज है। तो अब कल शाम तक आए या संडे शाम तक भी आती है तो मतलब एक अच्छा अगले हफ्ता का स्टार्ट जो है, अगला हफ्ता स्टार्ट जो है वो काफी पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो ये तो इन माय ओपिनियन काफी पॉजिटिव खबर है। यहाँ पे एक हमसे क्वेश्चन किया गया कि बैंक्स के पास जो पैसा है, मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो वो पैसा बैंक के पास ही जा रहा है क्या, और ऐसे भी हम रखते हैं तो बैंक के पास ही रखते हैं, तो इसमें अंतर क्या हो गया? अगर म्यूचुअल फंड का AUM बढ़ भी रहा है इन म्यूचुअल फंड बैंक के अंदर जो हमारा पैसा है उसके अगेंस्ट में, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? हम अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के बैंक अकाउंट में, आखिर पैसा तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ही जा रहा है, तो इससे तो बैंक्स को कुछ फर्क नहीं पड़नी चाहिए, RBI को कुछ फर्क नहीं पड़नी चाहिए। देखिए ऐसी बात नहीं है। करंट अकाउंट में पैसा हो वो बैंक के लिए अलग चीज है, सेविंग्स अकाउंट में पैसा हो वो बैंक के लिए अलग चीज है, और फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा हो वो बैंक के लिए अलग चीज है। मतलब बैंक के लिए जितना आप लंबे समय के लिए बैंक में इन्वेस्ट करते हो, मतलब बैंक में रखते हो पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो पैसा बैंक के लिए सबसे सेफ, सबसे आइडियल होता है। मान लो अगर 3 साल की या 4 साल की आपने FD कर दी करोड़ों की, तो वो तो पैसा बैंक के लिए हो गया ना कि 4 साल तक अब इस पैसा को जो मन करे हम कर सकते हैं क्या? तभी तो बीच में ब्रेक करने पे बैंक आप पे पेनल्टी लगाती है थोड़ी बहुत। सेविंग्स अकाउंट में हमारा जो पैसा रहता है वो ज्यादा पैसा रहता भी नहीं, तो इसलिए बहुत ज्यादा उतना यूज का बैंक का होता भी नहीं। मेनली FD का पैसा जो होता है वही बैंक के लिए सबसे ज्यादा यूज का होता है। इसके अलावा हमारे पास
जो बैंक हम जो जैसे म्यूचुअल फंड्स को अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा उनके करंट अकाउंट में जाता है, और करंट अकाउंट का पैसा यूज जरूर बैंक करती है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकती बैंक की करंट अकाउंट का पैसा उठा के 5 साल के लिए किसी को लोन पे दे दे, 8 साल के लिए लोन पे किसी को दे दे, या 3-4 साल के लिए भी लोन पे दे दे। ऐसा नहीं कर सकती है बैंक। तो इसलिए जो पैसा एफडी में है, जो पैसा हमने बैंक को लॉक कर दिया है देके, वो पैसा बैंक के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, और वही पैसा बैंक के लिए मेन होता है। करंट अकाउंट के पैसे को बैंक जिस तरीके से, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए उसको यूज कर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बैंक भी उस पैसे पे कम रिटर्न जनरेट कर पाती है। तो अगर बैंक से बहुत ज्यादा पैसा निकले, एफडी से मतलब बहुत ज्यादा पैसा निकले, और करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा रहे भी, तो बैंक को उससे बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जो आरबीआई है वो बार बार ऐसा करती है, मार्केट को लेके ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन करते रहती है, और 15,000 पे थी जब निफ्टी 50, उस टाइम पे भी आरबीआई ने ओवर वैल्यूएशन कहा था और मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, और मार्केट में रैली आ गई, भाग गई, और मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। अब देखिए, ये सिर्फ आरबीआई की दिक्कत नहीं है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का गेम हर जगह चलता रहता है, और मार्केट के अंदर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट किधर जाएगी। बस ये सत्य है कि लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ होगी, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि अगर इकोनॉमी सही चले, बिजनेस ग्रोथ सही हो, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन किस पॉइंट से गिरेगी, किस पॉइंट से उठेगी, किस पॉइंट से वॉलेटाइल होगी, किस पॉइंट से कंसोलिडेट करेगी, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सब अपना अपना बस तुक्का ही मारते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। तो या तो आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप मार्केट से अपना दूर रह सकते हैं, या तो इन्वेस्ट एक बार करके अगर लंबा समय है तो छोड़ दे सकते हो। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 100 बार टाइम करने की कोशिश करें, उसमें से 1-2 बार टाइम हो जाए। हर बार टाइम आप नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर टाइम आप गलत ही होंगे। अगर इतना आसान रहता मार्केट को टाइम करना, तो जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, और कहा जाता है कि सिर्फ 1-2% ट्रेडर जो है वही सालाना एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पाते हैं, अगर इतना आसान होता तो ये नंबर इतना छोटा नहीं होता, 1% नहीं होता, 100% लोग बीट कर लेते। तो ये चीज है, और आपको किसी दूसरे तीसरे इंसान को छोड़कर, या किसी दूसरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, जब तक आप अपने ऊपर और अपनी समझ, एनालिसिस के ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। अब स्टॉक्स एंड क्रिप्टो के बारे में भी लोग बात करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मैसेज करते हैं कि ये स्टॉक के बारे में बताइए, वो स्टॉक के बारे में बताइए, इस स्टॉक के उसने कहा था मैंने इन्वेस्ट कर लिया, अब क्या करूं, इतने पे मैंने इन्वेस्ट कर लिया था, क्या करूं। मैं क्या बताऊं आपको, बताइए। एक तो हर स्टॉक को मैं स्टडी नहीं कर सकता, दूसरा दूसरे के कहने पे लेते ही क्यों हो। अगर आपका लॉस हो जाएगा तो उस दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ उसको फर्क पड़ रहा है। आपको स्टॉक डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, अपनी एनालिसिस से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करने से फायदा हो सकता है तो इन्वेस्ट करो। दूसरे किसी के, मेरे भी कहने पे इन्वेस्ट मत करो, नहीं तो फिर परेशानी होनी ही होनी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लेना।